नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरहर प्रणव इस चैनल पर जहाँ पर हम हर बार किताबों की बातें करते हैं। इस बार ये वीडियो है एक किताब के बारे में जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा आई ओपनर रहा है। और इस बार की किताब है हा तेल नावाचा इतिहास आहे बाय गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर ये मराठी में बहुत ही बड़े विख्यात लेखक हैं और ये ये बहुत बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स के संपादक रह चुके हैं, चीफ एडिटर रह चुके हैं और इनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर बहुत ज़्यादा अभ्यास भी है और इंटरेस्ट भी है। अगर आपको मराठी राइटर वो पता नहीं है तो उनकी एक किताब है द टाटाज़ जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड भी है और वो बहुत चर्चा में भी है अभी। तो अगर आप उस वजह से भी उन्हें जानते हो तो भी आप समझ जाओगे कि वो एक बेहतरीन राइटर है। ये किताब ऑफ कोर्स एज़ नेम सजेस्ट्स तेल क्रूड ऑयल पर है। इनकी एक इस विषय पर सीरीज आहे. एका तेली याने हा तेल नावाचा इतिहास आहे, हा तेल नावाचा वर्तमान आहे. सो उस सीरीज का ये एक पार्ट है बट आई डोंट थिंक कि उसमें कोई लिंकेज एज इन कि आपने पहली किताब पढ़नी ही चाहिए फिर आप दूसरी किताब पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ है उसमें. सो इट्स वेरी मच सिंपल और इन अ वे दे आर लिंक्ड बट इन अ वे वो लिंक्ड है भी नहीं, तो आप सीधा इस किताब को लेके पढ़ भी सकते हो. अ, इस किताब में जब हम बोलते हैं कि हा तेल नावाचा इतिहास आहे तो तेल की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति एज़ इन यू नो जियोग्राफिकली उसका निर्माण कैसा हुआ ये बात नहीं है, लेकिन वो कब लोगों के हाथ लगा और कब लोगों को उसका महत्व जान पड़ा, तब से लेके 2004-2005 तक की पूरी कहानी इस किताब में है रिलेटेड टू क्रूड ऑयल. 1855 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स के फिलाडेल्फिया स्टेट में कहीं पे दो पत्थरों के बीच एक चिपचिपा पदार्थ द्रव बाहर आया जो ज्वालाग्रही था, यानी कि जो आग पकड़ लेता था. उस वक्त उस घड़ी से ये सब शुरू हुआ और वो जो आज तक अभी तक चलता आ रहा है. आप अगर ये किताब पढ़ लोगे तब आप जानोगे कि जो इंटरनेशनल डिसीजंस होते हैं या फिर जो भी हर एक देश का खुद का प्रोपोगेंडा, खुद की स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें क्रूड ऑयल का कितना बड़ा हिस्सा है. और ये जानकर अचंभित होना बहुत स्वाभाविक बात होगी. अगर नहीं हुए तो फिर मुझे डाउट होगा कि यार ये आप इसमें भी आश्चर्य नहीं लगा आपको तो क्या बात. 1855 से लेके तब मतलब कहानी एक तो कहानी की शुरुआत ऐसी है कि कहीं पर एक इंसान को पता चल जाती है बात, फिर उसे सिर्फ अमेरिका में ऐसा हुआ था ऐसी बात नहीं है. हर जगह अ, ये द्रव निकलता आ रहा था, लेकिन उस जगह के जो लोकलाइट्स थे उनमें से किसी को भी उसका इकोनॉमिक वैल्यू उसकी पता नहीं लगी. बहुत कम लोग थे और वो कम लोग अमेरिका में थे जिन्हें पता चला कि नहीं यार इसे हम बेच सकते हैं और इसका हम बिजनेस बना सकते हैं और इसे हम पैसा कमा सकते हैं. तो इसलिए फिर वहाँ से तेल का निर्माण ज़्यादा शुरू हुआ, वहाँ पे रिफाइनरीज पहले बैठी, वहाँ से तेल बेचना शुरू हुआ. तो केरोसिन को हम जो मिट्टी का तेल बोलते हैं वो टेक्निकली मिट्टी का ही तेल है. और सबसे पहले इन लोगों ने सिर्फ केरोसिन बेचना शुरू किया था. ये सारी बात सिर्फ केरोसिन से शुरू हुई थी. आप समझ लो जब शुरुआत में क्रूड ऑयल का निर्माण शुरू हुआ तब कुछ 100 बैरल तक जाने वाला उनका प्रोडक्शन आज करीब-करीब 11 करोड़ बैरल से भी ज़्यादा है. इतनी उसकी अहमियत हमने बढ़ा दी है. और 1855 के बाद शुरू होते-होते उस वक़्त स्टैंडर्ड ऑयल एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका था. स्टैंडर्ड ऑयल एक कंपनी है जो अ, जिसकी मोनोपोली थी, जो खुद बनाता भी था, बेचता भी था और जो वो बेचेगा, जिस भाव में बेचेगा, उसी भाव में लोगों को लेना भी पड़ता था. तो उस मोनोपोली के साथ-साथ ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन तो निर्माण होना स्वाभाविक बात थी. तो फिर वो जो कॉम्पिटिशन निर्माण हुए सारे रशिया में, यूरोप में, शेल के नाम से, डच ऑयल के नाम से, बीपी के नाम से, तो फिर उन सब ने आगे स्टैंडर्ड ऑयल को कैसे टक्कर दी, उन्हें फिर कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन में लाना था. अब ये सारी बात सडनली एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे में आगे बढ़ती है. इसमें
अगर आप किताब पढ़ोगे भी तब भी आपको जान पाओगे कि किसी को भी इससे हम क्या धरती का नुकसान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं था किसी को भी। तो कौन कितना ज़्यादा कमा सकता है और किसका प्रभुत्व रहता है, यही बात चल रही थी। टू बी वेरी फ्रैंक, वर्ल्ड वॉर 1 भी जो जीते, जो मित्र राष्ट्र जीते, वो सिर्फ़ पेट्रोलियम के भरोसे जीते। ऐसा इसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम का इतना बहुत ज़्यादा योगदान था कि जर्मन वेपन्स इसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। भले जर्मनी के पास यू बोट्स थी, सबमरीन्स थे जो पानी के अंदर से फिर दुश्मन के जहाज़ डुबा देते थे। फिर भी योगदान पेट्रोलियम का ज़्यादा होने के कारण मित्र राष्ट्र जीते, लेकिन उनके जीतने के बाद उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किसके पास है, इस बात पर बहस छिड़ी। और आगे जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ा तब सारी बातें सबको पता चल चुका था कि ये पेट्रोलियम है क्या। तो फिर उस पेट्रोलियम पर किसका प्रभुत्व ज़्यादा है, ये बात सिद्ध करने के फिराक में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और ख़त्म भी हुआ। तो फिर इन सब में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश भी निर्माण हुए और वो जो निर्माण हुए वो भी पेट्रोलियम किसे ज़्यादा मिलेगा इस विचार में ही निर्माण किए गए थे, उन कॉलोनाइजर्स के द्वारा जिनके पास जिन्होंने वो खंड वो भाग जीता था या फिर जो उसमें राज करते थे पहले। तो फिर आप ये सब देखने के बाद, ये जानने के बाद समझ पाओगे कि हम जिसे बहुत अलग-अलग भाषाओं में और अलग-अलग व्याख्याओं में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसा क्यों है, उन सब के पीछे, उन सब के तल में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का ही राज चल रहा है और जिसे ज़्यादा पेट्रोलियम चाहिए, वही राज करने की कोशिश भी कर रहा है। इस पूरी पुस्तक में लेखक ने, एक तो उनका अभ्यास बहुत बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा है, तो अ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी इस किताब के दृष्टिकोण से करी है कि उन्होंने टाइमलाइन बहुत अच्छी रखी है। आपको ऐसा होगा नहीं कि आप पहले चैप्टर में 1855 से आपने शुरुआत की और छठे चैप्टर में आप वापस अ, 1860, 1890, 1920, 1960 में आकर वापस पीछे कहीं 1855 में आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप सीक्वेंशियली जाते हैं कि 1855 में क्या हो रहा था, तो फिर दुनिया में उस वक़्त की स्थिति, परिस्थितियाँ क्या थी, फिर दूसरे चैप्टर में आप और आगे बढ़ते हो, फिर उस वक़्त की परिस्थितियाँ क्या थी, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। तो ऐसा धीरे-धीरे करते हुए हम 2004 2005 तक पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद फिर इस पूर्ण प्रवास में पेट्रोलियम के दिशा देने में भारत का क्या योगदान रहा, फिर सबसे आखिरी में भारत ने हमने ये कैसे किया, ये हम कैसे करने की कोशिश कर रहे थे, ये सारी स्थितियाँ उन्होंने बताई है। तो एक तो रेफ़रेंस बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत ज़्यादा दिए हैं। और एक बात होती है ना कि सिम्प्लिसिटी इन नंबर्स बहुत अच्छी है कि आप वो नंबर पढ़ के पागल नहीं हो जाओगे कि यार ये हो क्या रहा है, ये कौन से आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होगा नहीं। आपको वो प्रोपोर्शन समझ में आएँगे, आप इस दुनिया में कौन से हिस्से में क्या हो रहा है, उसके अगर नंबर्स दिखाए गए हैं तो वो आप उसे इमेजिन कर सकते हो। आप बौखला नहीं जाओगे वो नंबर्स देख के। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये समझने में बहुत मदद करती है। तो राइटर की सिम्प्लिसिटी बहुत अच्छी है, रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, जो एक्सप्रेस करा है वो बहुत बेहतरीन है, सिम्प्लिसिटी विथ नंबर्स है। और एक पॉलिटिकल फेस होता है ना, हर एक स्थिति का, हर एक युग का, तो वो पॉलिटिकल फेस हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो समझाने में भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस किताब का अगर आप इसे पढ़ते हैं तो। तो आप इस किताब को पढ़िए, ज़रूर पढ़िए और आप हमें भी बताएँ कि आपको ये किताब कैसी लगी, और आपको और कुछ ऐसे डिस्कशंस चाहिए हो तो फिर हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए मिलते हैं।